नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। दोस्तों, क्या मोदी जी के चाणक्य अमित शाह ने ही मोदी जी का नुकसान किया है? यानी शाह साहब ने फायदे की जगह मोदी जी का नुकसान ज्यादा किया है। और क्या ये जो चाणक्य हैं, इनकी चाणक्य नीति के कारण मोदी जी 303 की जगह 240 पर आ गए? और क्या अभी भी चाणक्य नीति की वजह से मोदी जी मुसीबत में घिरे हुए हैं, निकलना मुश्किल है? अब दोस्तों, आज का जो सवाल है वाकई बहुत मुश्किल है। अमित शाह रिस्पॉन्सिबल फॉर मोदी? इसका जवाब शायद ही कोई देने की हिम्मत कर पाए, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा फैक्ट्स और फिगर के साथ आपको ये जवाब दे सकूं कि क्या मोदी जी चाणक्य नीति में उलझ गए हैं और आगे और उलझते चले जा रहे हैं। अब दोस्तों, जानकार कहते हैं कि अगर मोदी जी इस बार यूपी में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, जी हाँ, देश के दो बड़े राज्यों में अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता तो मोदी जी 272 के ऊपर होते, बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती। लेकिन इन दो राज्यों में, देश के दो बड़े राज्यों में ही लुटिया डूबी, और इस लुटिया डूबने के पीछे ऐसा लोग कहते हैं चाणक्य नीति रही। तो दोस्तों, बात इन दो बड़े राज्यों से ही शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, और नंबर 2 स्टेट जो है हिंदुस्तान में यूपी के बाद, वो महाराष्ट्र है। 48 सीटें हैं, 128 सीटें हैं दोनों राज्यों में। और दुर्भाग्य देखिए, बदकिस्मती देखिए मोदी जी की, कि इन दोनों राज्यों में आज की तारीख में बीजेपी की लंका लगी है, खेमों में बटा हुआ है। बीजेपी वहां पर कई खेमों में बटी है, आपस में तलवारें चल रही हैं। चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बनती नहीं है, और कहीं ना कहीं ऐसी खींचतान है कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बर्बादी के कगार पर है। ऐसी बातें हो रही हैं, और चुनाव में लोगों ने देखा भी। अब अगर आप यूपी देखते हैं तो यूपी में योगी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, योगी चीफ मिनिस्टर हैं। दोनों में 36 का आंकड़ा है। और कमोबेश यही स्थिति महाराष्ट्र में है। वहां पर सीएम जो है वो शिंदे हैं, भाजपा का ही मान लीजिए उनको, शिंदे हैं। और शिंदे का जो झगड़ा है, कोल्ड वार वो देवेंद्र फडणवीस से, डिप्टी सीएम। तो यूपी में भी डिप्टी सीएम वर्सेस सीएम, महाराष्ट्र में भी डिप्टी सीएम वर्सेस सीएम। और इत्तेफाक देखिए कि दोनों ही जगह जहां पर कोल्ड वॉर चल रही, दोनों स्टेट्स में, वहां केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह के आदमी माने जाते हैं। और आज की तारीख में शिंदे जो उलझे हुए हैं फडणवीस से, शिंदे जो हैं वो अमित शाह के आदमी माने जाते हैं। यानी कुल मिलाकर दोनों ही स्टेट में जो कोल्ड वॉर है, उसके पीछे शाह साहब की नीति है, चाणक्य नीति है। दोस्तों, मोटा मोटी अगर कहूं तो उत्तर प्रदेश में योगी वर्सेस अमित शाह लॉबी है, और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस वर्सेस अमित शाह लॉबी। यानी दोनों जगह अमित शाह का जो कैंप है वो इन दोनों लोगों से टकराया है, बीजेपी के टॉप लीडर से टकराया हुआ है। अब क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में अमित शाह की योगी से नहीं बनती और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस से नहीं बनती? अब क्या है योगी और फडणवीस से उलझने की वजह शाह साहब की, ये आगे आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे, गहराई से जाएंगे इस सवाल में। हो सकता है आंखें खोल देने वाला जवाब हो। लेकिन पहले देख लेते हैं कि जो झगड़ा हुआ यूपी में, महाराष्ट्र में, तलवारें खींची है, मोदी जी को भारी क्यों पड़ गया, मोदी जी बैसाखियों पर क्यों आ गए, इस कारण पहले इसको देखते हैं। दोस्तों, असली खबर पर आने से पहले मैंने कहा था ना, यूपी और महाराष्ट्र का पोस्टमार्टम करके देख लें, संक्षेप में कर लेते, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सारे फैक्ट्स में रख दूं, फिर बड़ी खबर पर चलता हूं। उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे तो 2014 में अगर हम देखें, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनकर आए थे और चुनाव लड़ रहे थे, 2014 में यूपी में 80 में से 71 सीटें बीजेपी ने अपने दम पर जीती, 71 सीट्स। और महाराष्ट्र में शिवसेना का साथ था, हालांकि स्वीप किया, लेकिन बीजेपी के खाते में जितनी सीटें हैं उसमें से 23 सीटें जीती। बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट था। तो महाराष्ट्र में 23 सीटें जीती, शिवसेना के साथ बीजेपी थी। और उत्तर प्रदेश में 80 में 71 सीटें, कुल मिलाकर 94 सीटें, 94 सीट्स 2014 में इन दो राज्यों से जीती। आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 100 सीट्स इन दो राज्यों से आ गई।
अब 2024 की बात कर लेते हैं। 2024 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33 सीटें जीती, 33 80 में से, एकदम नीचे चला गया ग्राफ। और महाराष्ट्र में तो लुटिया ही डूब गई। 9 सीट बीजेपी के खाते में, 9 सीट आई, कुल मिलाकर 42, 128 सीटों में सिर्फ 42। अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो कहाँ 2014 में मोदी जी का स्ट्राइक रेट इन दोनों राज्यों में 73.43% था, 73% से ज़्यादा था स्ट्राइक रेट। ये घटकर इस बार इन दो राज्यों में 32%, 32.81% आ गया। कहाँ 73%, कहाँ 32%। और अगर आप देखें सीटों की तुलना में देखें तो 2024 में जो नुकसान हुआ, अगर आप 94 से 42 माइनस करिए, 52 सीटों का नुकसान, 52 सीट्स, 52 सीटें गवा दी मोदी जी ने महाराष्ट्र में, यूपी में। सोचिए अगर ये 52 सीटें होती तो अपने दम पर मोदी जी सरकार चला रहे होते, बैसाखियों की जरूरत नहीं होती, नीतीश और नायडू मोदी जी के दफ्तर के बाहर होते। कौन जिम्मेदार है? चलिए आगे इसका खुलासा करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम बात कर रहे हैं अमित शाह की। क्या अमित शाह की चाणक्य नीति ही मोदी जी को ले डूबी? बड़ा मुश्किल सवाल है। बिग क्वेश्चन जो इमर्ज होता है वो ये है कि क्या यूपी और महाराष्ट्र में वाकई लंका लगी हुई और पार्टी बर्बादी की कगार पर है? और अगर बर्बादी के कगार पर पार्टी है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेदार कौन है? जाहिर तौर पर राहुल गांधी नहीं होंगे, अखिलेश यादव नहीं होंगे, जिम्मेदार तो कोई बीजेपी में से होगा। तो जिम्मेदार कौन है जो लंका लगी है महाराष्ट्र में और यूपी में? अब इसी से एक सवाल और है, और ये सवाल और भी ज़्यादा बड़ा है कि अगर महाराष्ट्र की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो क्या बीजेपी महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव है 3 महीने बाद, वो चुनाव हार सकती है? क्या हार सकती है? और अगर वो चुनाव हार गई, अगर महाराष्ट्र हाथ से चला गया मोदी जी के, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? फिर स्थिति कितनी गंभीर है मोदी जी के, शाह साहब के लिए। अब आज की जो सवाल हैं, मैंने कहा बहुत ही नाजुक है, और इसलिए मैंने कोशिश करी है 2 ऐसे एक्सपर्ट्स लाऊं जो महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हो, बीजेपी की राजनीति को समझते हो, यूपी की राजनीति को समझते हो, और जो आपको एक सटीक विश्लेषण दे पाए, एक बड़ी तस्वीर दिखा पाए। क्योंकि ये जो तस्वीर है, इसी तस्वीर में आपको अक्स दिखेगा मोदी सरकार का, कि आगे मोदी सरकार का क्या होने जा रहा है, फ्यूचर क्या है। तो 2 खास मेहमान हैं, सुधीर सूर्यवंशी हैं, कई साल का एक्सपीरियंस है, मुंबई से जुड़ेंगे, बीजेपी के टॉप, आप कह सकते हैं महाराष्ट्र के टॉप रिपोर्टर हैं, बीजेपी को समझते हैं, शरद पवार को समझते हैं, उद्धव ठाकरे को समझते हैं, 25-30 वर्षों से रिपोर्टिंग कर, सुधीर सूर्यवंशी। और हमारे साथ आज क्योंकि महाराष्ट्र का मामला है, यूपी का मामला है, तो मुझे लगा कि अशोक वानखेड़े टाइगर को जरूर बुलाना चाहिए, तो टाइगर भी साथ में होंगे। कोशिश करते हैं इस बड़ी तस्वीर को आपके सामने रखने। मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं योगी वर्सेस अमित शाह का कोल्ड वॉर। उत्तर प्रदेश इस लड़ाई में भाजपा के अंदर जो तलवारें खींची हैं, उसमें उत्तर प्रदेश धीरे धीरे कमजोर होता हुआ हमें देखा है। मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि क्या महाराष्ट्र की स्थिति उत्तर प्रदेश जैसी है, या उत्तर प्रदेश से ज्यादा लंका महाराष्ट्र में लगी है? लग चुकी है, आग लग चुकी है, पार्टी बर्बाद हो चुकी है। बहुत जिम्मेदारी से आप बिल्कुल जिम्मेदारी से, सिंगल डिजिट भी मैंने जिम्मेदारी से बोला था आपको, उसी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं। बड़ी बात बोल रहे टाइगर, आप कह रहे लंका लग गई। अरे साहब, आप यूपी की तुलना महाराष्ट्र से कर रहे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ अभी भी भारी पड़ रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ को नहीं निपटा पा रहे इतने ये फ्रंट खुलवाने के बाद भी योगी के खिलाफ। महाराष्ट्र में कौन है ऐसा कद्दावर नेता जो अमित शाह जी को आग दिखाएगा? सारे सरेंडर हैं। गडकरी इंतजार कर रहे हैं कि जब चांस मिलेगा तब देखेंगे। आज पूरे देश में एक योगी है जो 2 गुजरातियों को आग दिखा रहा है। बाकी कौन है बताइए मुझे, एक नेता बताइए। देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस कहां से? सरेंडर है। देवेंद्र फडणवीस जब उप मुख्यमंत्री बन के गए, नहीं चाहते हुए भी, तो इससे ज्यादा अपमान नहीं था देवेंद्र फडणवीस का। आज देवेंद्र फडणवीस के हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। आज उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के घोर विरोधी को आपने दिल्ली में लाके बिठा दिया, विनोद तावड़े को। और आज अजित पवार और
एकनाथ शिंदे, ये डायरेक्ट लिंक में है अमित शाह जी की। ओहो, कुल मिलाकर अमित शाह से डायरेक्टली टच में है और तीनों सरेंडर है, डायरेक्टली तीनों तीनों सरेंडर्ड हैं, सरेंडर है। तीनों सरेंडर्ड हैं डायरेक्टली अमित टच शाह का में। प्रॉब्लम महाराष्ट्र में ये है कि सारा गेम खेलने के बाद भी गेम हाथ से चला गया, ओ, सब कुछ करने के बाद भी सिंगल डिजिट से डबल डिजिट नहीं हो पाया, मतलब सिंगल डिजिट पे आगे लोकसभा में, और ये विधानसभा हाथ की जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं आऊंगा भाई, बड़ी बात आप आखिर में कह गए कि अमित शाह के हाथ में सारा गेम था, उसके बाद भी हार गए। सब कुछ हाथ में था, सिस्टम सारा हाथ में था, पैसा हाथ में था, अडानी अंबानी हाथ में थे, मीडिया हाथ में था, उसके बाद भी गेम निकल गया, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स होने के बावजूद। सुधीर जी, एक सवाल जो इनकी बातों से मेरे जहन में आ रहा है, जो अशोक वानखेड़े ने खुलासा किए हैं, कि एकनाथ शिंदे जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना के हैं, ये ज्यादा करीब आ गए हैं अमित शाह के, और देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर रहे, फडणवीस की अमित शाह से नहीं बनती, और एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के हैं, उनकी अमित शाह से बहुत बन रही। क्या ये बात सही है कि शिंदे और अमित शाह एक साथ हैं और फडणवीस विलेन है इस वक्त? राजनीति हो और संसार हो, एक बात स्पष्ट होती है, जब तक आदमी की यूटिलिटी है तब तक आदमी अपना रहता है, एक बार यूटिलिटी खत्म, आदमी खत्म। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा यूटिलिटी जो है एकनाथ शिंदे है, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के लिए। इसलिए वो तो आउटसाइडर है साहब, ही इज आउटसाइडर। आउटसाइडर होने के बावजूद जो जो कुछ अमित शाह जी को चाहिए, जो जो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, वो सब चीजें पूरी करने वाला जो इंसान महाराष्ट्र में उनका जो अपॉइंटमेंट उसे हम कहते हैं वो एकनाथ शिंदे। कोई राज्य में इलेक्शन है तो पैसा चाहिए, पैसा पहुंचाने वाला, कौन सा प्रोजेक्ट अप्रूव करना है वो अप्रूव करने वाला, विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, विद इन फ्रिक्शन इन फ्यू डेज ऐसे प्रोजेक्ट पास किए जाते हैं महाराष्ट्र में। तो मुझे लगता है कि अमित शाह हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है एकनाथ शिंदे के साथ में। दूसरी अहम बात, देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के फेस थे, जैसे आशीष बाबू ने कहा कि उन्होंने सरकार चलाई, बिल्कुल चलाई, लेकिन सरकार चलाते टाइम उन्होंने दोस्त से ज्यादा दुश्मन ज्यादा पैदा किए। इसकी वजह से उनकी राजनीति में आज जब उन सब तरफ से उनके ऊपर हमला हो रहा है, तो कोई भी नेता और कोई भी आदमी नहीं चाहते कि भाई इस आदमी को अन्याय हो रहा है, हल्ला हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने राजनीति की, जैसे बोलते गेटिंग द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, वैसी हालत देवेंद्र फडणवीस की है। तो मुझे ऐसे लगता है कि एकनाथ शिंदे ने कंप्लीटली देवेंद्र फडणवीस जिसको पूछ के वो कागज निकालते थे, उनके पूछ के वो विधानसभा में बातें करते, उनके पूछ के माइक लेते थे हाथ में, वही आदमी कंप्लीटली बाईपास करके डायरेक्ट जो कनेक्शन है उनका अमित शाह से, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में कहीं भी पिक्चर में नहीं है। तो उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस के जो लोग हैं उनमें अनरेस्ट है, काफी अस्वस्थ है। जी जी, बड़ी बात, एक बड़ी बात आपने कही, आपने कहा कि चुटकियों में एकनाथ शिंदे अमित शाह के एक फोन पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्लियर कर रहे हैं। यानी जितनी देर में वेटर रेस्टोरेंट में ग्लास का पानी लाता है, उससे पहले फाइल क्लियर हो रही है मुंबई में, उससे पहले फाइल क्लियर हो रही है। इसका मतलब मैं क्या मानूं कि शिंदे पूरी तरह से चेले बन गए हैं अमित शाह के। तो यहां पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, और मुझे उम्मीद है आप एकदम सच बोलेंगे, संक्षेप में बोलेंगे। मेरा सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, मैं जरा सुधीर जी से, गलत बात है, इसका मतलब है सुधीर जी सच ही बोलते हैं और सच ही लिखते हैं, इसके लिए बदनामी है। चलिए इस बार मैं चाहूंगा कि आप सुपर सच बोलिए, सुपर सच मैं चाहता हूं, सुपर सच जवाब चाहता हूं आपसे। क्या शिंदे और फडणवीस, इन दोनों में बातचीत नहीं होती है? इन दोनों में 36 का आंकड़ा है, एक दूसरे की तरफ आंख से आंख मिला के नहीं देखते? एकदम मुझे सच्चाई बताइए, क्योंकि आप रोज मंत्रालय जाते हैं, रोज उनके दफ्तरों पे आप जाते हो, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं ईमानदारी से। दीपक जी, महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति हो रही है, तो महाराष्ट्र की ऐसी राजनीति से बाकी लोगों को भापना भी मुश्किल हो जाता है। शरद पवार जी कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे को मिले, क्लोज मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग में क्या हो किसी को ना फडणवीस को पता ना अजित पवार को पता। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी
एक बहुत बुरी तरह से लीडरशिप क्राइसिस में है। पार्टी को चेहरा ही नहीं आज महाराष्ट्र में। देवेंद्र फडणवीस है, लेकिन वो चेहरा रखेंगे नहीं रखेंगे, इसलिए उनको दिल्ली बुलाया जाए नहीं बुलाया जाए। दिल्ली बुलाने की जो खबरें चल रही, मैंने भी खबर की थी, उसमें भी ऐसा लग रहा है कि अमित शाह जी राजी नहीं है। मोदी जी राजी है, आरएसएस राजी है, लेकिन अमित शाह जी राजी नहीं है। उसकी वजह से उनका जो इलेवेशन है वो भी स्टॉप हो गया है। तो बुरी तरह से जैसे कैश इनटू सिचुएशन हम जैसे कहते हैं, तो उसी तरह से वो देवेंद्र फडणवीस जी है। और दूसरा अहम बात, जो एकनाथ शिंदे उनको रेस्क्यू करना चाहिए, वो एकनाथ शिंदे वो मजे ले रहे चीज के, शरद पवार को मिलके क्लोज डोर मीटिंग बुला के। मुझे लगता है कि मराठा जो राजनीति महाराष्ट्र का हमेशा सेंट्रल पॉइंट रहा है, वही आज वो चीज झिलक रही है। गॉट द पॉइंट ये सबसे सर, आम बात है। क्योंकि फडणवीस और अमित शाह के बीच में झगड़ा है, मसले हैं, इसलिए लॉटरी लग गई एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे मजा ले दीपक रहे हैं। दीपक दो जी, और वीडियो मैं एक थोड़ा संक्षिप्त में एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जो मराठा रिजर्वेशन यहाँ के सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, जरंगे पाटिल जो मराठा रिजर्वेशन जी। लड़ रहे हो, सबसे फोकल पॉइंट है। वो किसके ऊपर अटैक करते हैं? वो सीएम के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, वो शरद पवार के ऊपर अटैक नहीं करे, वो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। समझ गए, समझ सबसे गए। आम बात क्या क्या था, जरांगे पाटिल का सबसे ज्यादा मुनाफा किसको हुआ? एकनाथ शिंदे को हुआ है विदर्भ मराठवाड़ा में। बिल्कुल मराठवाड़ा सर, उनकी समझ गया। दो आपने सीटें पूरा चुन के आई है। गागर में सागर भर दिया सर, गागर में सागर भर दिया आपने। सब कुछ बता दिया अपने सवाल के जवाब में कि साहब अमित शाह देवेंद्र फडणवीस उनके निशाने पर, मराठा रिजर्वेशन उसके टारगेट जो है देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे टारगेट देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार टारगेट देवेंद्र फडणवीस। और फिर जिस तरह से उद्धव ठाकरे और फडणवीस की लड़ाई हो रही थी, तौबा तौबा, क्या क्या बोलूं। आज खटमल बोल दिया। ठाकरे साहब ने कहा कि ये खटमल है, पहले कहा था ये खरबूजा है देवेंद्र फडणवीस। टाइगर टाइगर तो अभी नहीं, छोड़िए उनको- खटमल। नहीं 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 नहीं, मैं बड़े सवाल पे आ रहा हूँ। देखिए, कोई किसी को खटमल कहे, खरबूजा कहे, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ। और वैसे भी उद्धव ठाकरे किंग हैं, किंग तो कुछ भी कह सकता है, खटमल तो बहुत छोटी चीज है, बहुत कुछ कह सकते हैं। मैं असली सवाल पे आ रहा हूँ, और मैं चाहता हूं कि आप हमारे दोस्तों को ये बताने की कोशिश करिए कि भाई ये झगड़ा है क्या देवेंद्र फडणवीस, जो बहुत अच्छा, जिनका कार्यकाल था, पहला कार्यकाल चीफ मिनिस्टर का बहुत अच्छा था, वो आदमी अचानक अमित शाह के टारगेट पे कैसे आ गया? योगी अच्छा काम कर रहे थे, लोग कहते हैं, वो टारगेट पे कैसे? ये अमित शाह से, देवेंद्र फडणवीस से अमित शाह को प्रॉब्लम क्या है सर? देखिए, ये उस समय की बात है कि नई नई सरकार बनी थी, महाराष्ट्र में भी सरकार बनी थी, वहां केंद्र में भी सरकार बनी थी। नरेंद्र के बाद देवेंद्र के नारे भी चले थे। नरेंद्र के बाद देवेंद्र के नारे भी चले थे। हम्म, तो कई राज्यों में अमित शाह पकड़ बना रहे थे। महाराष्ट्र में कुछ काम उन्होंने बताए मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री ने वो काम किए नहीं। फडणवीस ने काम नहीं किए। फडणवीस ने काम किए, ये बुरी तरह से नाराज हो गए फडणवीस से। तब फडणवीस ब्लू आइड बॉय बन चुके थे नरेंद्र मोदी जी का। फडणवीस जी ने तुरंत मोदी जी को फोन करके कंप्लेंट बताई कि ये बिना वजह मुझे परेशान, मैं अमित शाह मुझे परेशान करते हैं। कर रहे हैं। अमित शाह को, शाह जी को मोदी जी ने फोन करके महाराष्ट्र को इंटरफेरेंस न करने की बात कही, उनको काम करने दो, क्यों उनको तुम रोकते हो। उस दिन, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक गुजराती पत्रकार मिलने गया था अमित शाह जी से, वही बैठा हुआ था, उसी का ये मतलब हर्ष ने किस्सा सुनाया। तभी उन्होंने फोन नीचे रख के बोला कि अब इस बामन को मैं दिखाऊंगा राजनीति क्या होती है। ओहो। और उस दिन से जो निपटारा हुआ, आप क्या समझते हैं? महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में इतनी दुश्मनी नहीं थी, सरकार भी बन जाती और ये मुख्यमंत्री पद का लफड़ा भी नहीं होता, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन अमित शाह एक एक्स्ट्रा मंत्रालय देने को तैयार नहीं थे, पुराना फार्मूला ही रिपीट करो। पूरे क्राइसिस में अमित शाह एक दिन मुंबई नहीं आए। सुधीर भाई, यही प्लीज करेक्ट मी। पूरे क्राइसिस में वो एक दिन में मुंबई जाते तो सरकार बन जाती बीजेपी और शिवसेना की। लेकिन उन्होंने, हाँ, उसके बाद शरद पवार को जो ईडी का नोटिस दिया, वो क्यों दिया? कोई गरज ही नहीं थी, क्योंकि उस समय बहुत अच्छे पोजीशन में थे, शिवसेना और बीजेपी दोनों मिलकर क्लीन स्वीप कर रहे थे। एक ईडी के अधिकारी, जैसे हमारे भी सोर्सेज होते हैं, सबकी सोर्सेज है, राहुल गांधी की भी है, वो भी कह रहे थे हमारे भी,
उनको हमने पूछा कि यार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम, कहा किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस दिया। उन्होंने कहा नंबर 2 ने बोला था नोटिस देने के लिए तो दिया, नंबर ए ने मां बहन की कि क्यों दिया, हम तो दोनों पार्टों के बीच में पीस रहे। तो अमित शाह बहुत कैलकुलेशन के साथ चले, उनको पता था शरद पवार को हमला करना मतलब ये टाइगर यहाँ पर फ्रैक्चर मैंडेट लाना। एक सवाल, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र के बाद देवेंद्र नारे लगने लगे, यानी नरेंद्र हाँ। मोदी के बाद देवेंद्र फडणवीस होंगे, और उत्तर प्रदेश में नारे लग रहे थे मोदी के बाद कौन, योगी, मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी। इसका मतलब जो भी प्रधानमंत्री का सक्सेसर उत्तराधिकारी की दौड़ में है, वो क्या अमित शाह का दुश्मन नंबर 1 हो जाता है? क्या फडणवीस और योगी ये दिल्ली है दीपक बाबू, दिल्ली की तासीर और दिल्ली का इतिहास बताता है सत्ता में आने के लिए अपने भाइयों और पिता को ही हत्या करनी पड़ती है। ओहो, ये आपने औरंगजेब से लेके तमाम इतिहास देखा तो यहाँ प्रभु समझ गया, प्रभु बस समझ गया, जवाब आ गया। अब ज्यादा बोलेंगे तो ये चैनल बंद होगा। मैं समझ गया सर, आपका जवाब समझ गया। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, दिल्ली दरबार का यही नारा है। नहीं, जो हमारे सपने को अपना सपना समझ के देखेगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये टकराया नहीं था, सिर्फ सपना देखा था कि नरेंद्र के बाद देवेंद्र। फडणवीस ने एक सपना देखा, फडणवीस ने एक सपना देखा, योगी जी ने एक सपना देखा, वो सपना अमित शाह की आंखों से चुराया इन्होंने जी। एक आंख से चुराया, दूसरी आंख से दूसरे चुराया, बस चाणक्य ने वो सपना चूर चूर कर दिया। गॉट द पॉइंट। सुधीर जी, लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, ये तो बात हो गई कि बहुत ज्यादा इनफाइटिंग है, बीजेपी में बहुत ज्यादा इनफाइटिंग है, और जो इस वक्त एनडीए है, यानी अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, इनमें आपस में नहीं बनती है। बीजेपी और उद्धव शिवसेना जो है, जो इनकी है एकनाथ शिंदे की, उनमें आपस में नहीं बनती, बहुत ज्यादा मारकाट है। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा था कि क्या आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा बीजेपी की हालत पतली है? क्या ये चुनाव मोदी और अमित शाह के हाथ से निकल सकता है महाराष्ट्र का? दीपक जी, आज की स्थिति का आकलन लोकसभा के चुनाव और आज की परिस्थिति में मद्देनजर करेंगे तो मुझे लगता है कि जो लोकसभा के ट्रेंड है वो कम और ज्यादा वही सेम अभी तक तो दिख रहा है। दूसरी अहम बात, भारतीय जनता पार्टी तो 2014 के पहले थी, उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में आ सकती है। जैसे उनके 23 संसद थे, 23 से वो सिंगल डिजिट 9 पे आ गए, वैसी ही सिचुएशन मेरे ख्याल से विधानसभा के जो चुनाव होंगे वह आ जाएंगे। अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी के, मैंने जैसे कहा कि लीडरशिप किसके चेहरे को देख के लोग वोटिंग करे, एक सबसे बड़ा सवाल लोगों के जो भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं और आरएसएस को चाहते हैं उनके दिल और जहन में है। दूसरी अहम बात, जो आरएसएस का कैडर प्रिंसिपल्स, तत्व, हॉनेस्टी, ये सब कमिटमेंट चीजें बात करते थे, अजीत पवार आने से, अशोक चौहान उनके ज्वाइन होने से उनका वो मॉरल ही चला गया। मतलब किस मुद्दे पे हम लोगों के साथ चली गई, चलेगी। ये आदमी ने 17,000 करोड़ का घोटाला किया है, ये आदमी को वोटिंग करो, हमको वोटिंग, लोग किस मुंह से जाएंगे? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में लोकसभा में मिशन 45 शुरू किया था 48 में से। मिशन 45 ने मिशन कहां तक आ गए आपको भी पता है। मुझे लगता है इसी वजह से बराबर आया, 45 बराबर आया, 5 और 4 मिला के 9 आ गए। वो वैदिक मैथ होगा, वैदिक मैथ होगा। 45 सीट की जगह 45 सीट की जगह 4 + 5 9 सीट्स आई। गॉट द पॉइंट। इसका मतलब सुधीर भाई ये कह रहे हैं, आप इशारा कर रहे हैं कि बहुत वीक विकेट पर बीजेपी है और भगवान भरोसे है, इलेक्शन जीतने के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तीनों में एकता भी। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन। अब मुझे लग रहा है कि सारी बातें हो गई, तो एक बात मैं सोच रहा हूँ हिम्मत करके एक सवाल और भी पूछ लूं आपसे, हालांकि हाइपोथेटिकल हो सकता है। मान लीजिए सुधीर जी जो बता रहे हैं, क्योंकि मुंबई में 24 घंटे की राजनीति कवर करते हैं, 24 घंटे, ये कह रहे हैं कि बड़ी खराब हालत, दाल पतली है बीजेपी की महाराष्ट्र में विधानसभा में। मान लीजिए देश का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र, सेकंड बिगेस्ट स्टेट आफ्टर उत्तर प्रदेश, अगर ये हाथ से निकल गया मोदी और शाह के, तो फिर नवंबर में क्या होने वाला है दिल्ली में, ये तो बता दीजिए टाइगर।
नहीं, ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं होगी, हरियाणा है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर है, इन चारों राज्यों का आकलन होगा। और नरेंद्र मोदी चलिए हरियाणा भी निकल गया, हरियाणा में भी हालत खराब है। मैंने वही कहा आपको कि ये 4 राज्यों के नतीजे, नरेंद्र मोदी ये ब्रांड चला गया, हम सब कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजर कह रहा है, संघ कह रहा है, लेकिन मोदी जी अभी भी ब्रांड है, ऐसा कुछ अंध भक्तों को और कुछ पार्टी में लोग चला रहे हैं। उनके लिए ये ब्रांड एकदम पैकअप हो जाएगा। पैकअप हो जाएगा। और क्या आपको लगता है कि दबाव में आ सकती है जो बैसाखियों की सरकार चल रही है, फिर नीतीश और नायडू भी? देखिए, नायडू को भी अपना मतदाता संभालना है। जो आंध्र प्रदेश की खबरें हैं, जो लोग बताते हैं, जो मेरे मित्र हैं आंध्र प्रदेश में, वो ये बता रहे हैं कि वहाँ कैडर बहुत अनरेस्ट है बीजेपी को साथ में लेने की वजह से। जैसा यहाँ पे, क्योंकि उनको उनका एक अलग प्लान है। अब बीजेपी देखिए ना, मतलब ये किस दो वही बात करते हैं। अब वो 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को आंध्र प्रदेश में दे रहे हैं और पूरे देश में मुसलमान, यहाँ यूपी में मस्जिद के ऊपर कपड़ा डाल रहे हैं और वहाँ मस्जिद को मेंटेनेंस के लिए 10,000 रुपए महीना दे रहे हैं। एनडीए सरकार है ना, वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। नहीं, साफ साफ अगर ये हरियाणा महाराष्ट्र हाथ से निकला तो मोदी की स्थिति फिर क्या है? मोदी की स्थिति भयानक है। पहले एनडीए सरकार रहती कि नहीं रहती है, ये 52 साथ में रहता कि नहीं रहता, यही है, या फिर नया चेहरा चाहिए किसी को। कुनबा बिखर सकता है। महाराष्ट्र बिखरा तो दिल्ली में सरकार भी बिखर सकती, ये टाइगर का कहना है। और दूसरी चीज जो सुधीर सूर्यवंशी जी ने कही कि कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि बीजेपी महाराष्ट्र में बहुत कमजोर विकेट पे है, अंदर खींचतान है। दोनों पैनलिस्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा हालत भाजपा की महाराष्ट्र में खराब है। और दोनों जगह अगर हम देखें तो जैसा टाइगर अक्सर कहते हैं कि जिम्मेदार चाणक्य हैं, जिनको वो जुगाड़ू कहते हैं। यानी अमित शाह की जो रॉन्ग पॉलिसीज थी, पार्टी को तोड़ना, फडणवीस से लड़ जाना, वहां योगी से लड़ जाना, ये कहीं ना कहीं भारी पड़ा। अल्टीमेटली मोदी को भारी पड़ा। मोदी के चाणक्य नीति, मतलब मोदी के चाणक्य की जो नीति है, मोदी जी के लिए आज महंगी साबित हो रही। टाइगर आप आए, आपने समय निकाला। सुधीर भाई आप आए, बहुत उम्दा बोले, और जिस तरह की आपकी साख है वही साख छलकती है आपकी बातों में। टाइगर, thank you so much on behalf of my friends. Sudhir bhai, thank you so much on behalf of my friends. Thank you so much.